सम्मानीय टी.एन. चतुर्वेदी जी, श्री पी.के. चांद्रा जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री नरेश गोयल जी, श्री विजय मोहन जी, M.R. आर्य जी और आज का इस समारोह में आए हुए सभी बहनों और भाइयों और बुजुर्गों, मैं दो कारण से बहुत प्रसन्न हूँ। एक कारण यह है, बचपन से मैं हमेशा सरदार पटेल जी का नेतृत्व का, व्यक्तित्व का आराधक हूँ और इनिशियली मे बी बिकॉज ऑफ हिज रूरल बैकग्राउंड, किसान होने के कारण से, और मे बी हिज फर्मनेस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन might have attracted me initially। फिर बाद में उनका समग्र व्यक्तित्व के बारे में जब जानकारी मिला, जिस तरह उन्होंने सभी संस्थानों के विलयन का काम हाथ में लिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। दूसरा इसलिए प्रसन्न हूँ, आज बहुत दिन के बाद यहाँ दिल्ली में सभी सीनियर वरिष्ठ लोग जिनसे एक साथ मैंने बहुत साल काम किया है, सबसे मिलने का एक अच्छा मौका मिला है। मैं इस दायित्व निभाने के पहले राजनीति में था। Of course, now I am not in politics. I am retired, but not tired like you people also. All of you, including Chaturvedi ji, nobody is tired here. They might have retired, but nobody is tired. They want to do something for the society. मित्रों, मैं दिल्ली का प्रभारी था और पार्टी का अध्यक्ष के रूप में और चुनाव प्रभारी के रूप में बहुत नज़दीक से दिल्ली वालों से मिलके काम करते रहा सालों भर। इसलिए आज मैं सबसे मिलके बहुत प्रसन्न हो गया। और कन्वरलाल गुप्ता जी, मेरा बचपन में जब मैं पार्लियामेंट के बारे में, चर्चाओं के बारे में उस समय सुनते थे, उसमें से श्रीमान अटल जी के बाद कन्वरलाल गुप्ता का वॉइस बहुत प्रभावी रूप में, जो हमेशा उनको मीडिया कवरेज भी अच्छा मिलते थे और वो बहुत मेहनत करके सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए वो बहुत प्रयास करते थे। एक राष्ट्रभक्त के नाम पे उनका नाम कहलाते थे पूरा। और साथ ही साथ जो इसका पूर्व अध्यक्ष श्री वीरेश प्रताप चौधरी से भी मेरा अच्छा परिचय है। उन्होंने एक स्वयंसेवक संगठन बना के दिल्ली में सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। आज आप लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए सरदार पटेल जी का नाम पर उनका व्याख्यान माला का शुरुआत आज मेरे से करवा रहे हैं। मैं आप सबको आभारी हूँ। मित्रों, आज हम भारत के लौह पुरुष, आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। यह एक महोत्सव है। इस महान पुरुष को याद करने से, उनका वचन और उपलब्धियों का स्मरण करके हमें अमित उत्साह, प्रेरणा और कार्योन्मुख आत्मविश्वास मिल जाते हैं। इस प्रेरणा स्तोत्र को नमन करने से, उनका जीवन को किस्सों का मनन करने से हमारा जनमानस में एकता, एकाग्रता और सतर्कता और भारतीयता का भावनाएं उभर आती है। सरदार पटेल जी के विचार हम सबके लिए आदर्शपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। हाउ ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया। सरदार पटेल की बहादुरी हम खेड़ा संघर्ष में, बारडोली का सशक्त सत्याग्रह में, देसी रियासतों को भारत सरकार में, भारत में मिलाने में देख सकते हैं। प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने 1950 में उनके बारे में लिखा था, कठोर नग्न सत्य बोलता, पटेल हिंद की निडर जबान है, ऐसा कहा उन्होंने। उमाशंकर जोशी जी और एक कवि ने भी कहा था, इस वर्ड्स आर एक्शंस, निर्भयता ही उनका कवच था। महात्मा जी से प्रेरित सेनानी सरदार का आदर्श थे अहिंसा, कुशलता, कर्मरता, क्षमता और दक्षता। उनका प्रत्येक कार्य इन मूल्यों के प्रतिबिंब थे। कठिन से कठिन कार्य को उन्होंने बड़ी कुशलता से संपन्न करके दक्षता का परिचय दिया था।
हाथ में हथौड़ा, हृदय में विश्वास, मन में अटूट संकल्प और वचन में मर्यादा को हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। वो कहते थे, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियाँ देना तो कायरों का काम है। उनको अनमोल वाक्य आज के देशवासियों के सामने अनुसरणीय और आदर्श है। सरदार पटेल जी का महान व्यक्तित्व, आदर्श कर्तृत्व, उनका उन्नत विचारधारा हमारा देश के अमूल्य अतुलित धरोहर है। इस धरोहर के आधार पर हम नए भारत को निर्मित करना हो। इन आधारभूत मूल्यों के नींव पर एकात्म, समरस, सक्षम, सशक्त, समृद्ध भारत का निर्माण करना है। मित्रों, आप सबको मालूम है मैं एक दक्षिण से हूँ। मैं बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं और इसके विपरीत में हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया मैंने। चेन्नई से प्रभावित होकर, चेन्नई हमारा बगल में है, मेरा गांव चेन्नई से जुड़े है। तो उस समय स्ट्राइक चल रहे थे, सबने कहा स्ट्राइक, मैंने कहा क्या स्ट्राइक है? हिंदी विरोध आंदोलन, हिंदी डाउन डाउन। तो कॉलेज से बाहर आया, बाहर आने के बाद एक दूसरे से पूछने लगे भाई हिंदी है कहाँ? तो हिंदी है ही नहीं वहाँ। तो एक लड़का ने आके कहा नहीं, 2 जगह पे हिंदी है। कहाँ? एक ने कहा पोस्ट ऑफिस पे, डाकघर, दूसरे ने कहा रेलवे स्टेशन में। तो हम 2 गुट होके रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस गए, डाकघर गया, वहाँ डाकघर का उसके ऊपर तार लगाए। जब मैं 1993 में मैं दिल्ली आया, मुझे समझ में आया, मैंने तार लगाया मेरे चेहरे के ऊपर। कारण क्या, हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं। तब तक बहुत देर हुआ है, बहुत देर हुआ, इसलिए मैं ठीक तरह से हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, मगर मैं प्रयास किया बीच में, और जो भी संभव है तो इसी टूटी फूटी हिंदी में बोलना मैंने एक आदत बनाया। We gathered here to pay tributes to Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. We must all be grateful to his vision, determination, deftness and pragmatism in preventing the balkanization of the country and achieving the Herculean task of politically integrating more than 560 princely states with the Union of India. That was the singular contribution made by this great son of this great country. He was a true nationalist who placed the interest of the country above everything else. मैंने उन्हीं से प्रेरणा लेके जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उस समय मैंने नारा दिया, देश पहला, बाद में पार्टी, अंत में अपना। आजकल कुछ राजनेता अंत से शुरू करते, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे क्या हो रहा है। मित्रों, nothing else except the country mattered most to him. It would be apt to describe him as the unifier of India, and what was achieved by him during the turbulent days of partition remains unparalleled in the modern history. He coaxed and persuaded rulers of princely states to merge with India Union and acted decisively by using force when it was required, as in the case of Hyderabad, when the Nizam not only nurtured ambition to remain independent, but also toyed with the idea of joining Pakistan. Code-named Operation Polo, the swift action to liberate, and also the police action and integrate Hyderabad state with the rest of India, took just 4 days and concluded on September 17, 1948. Otherwise, we would have had another Pakistan in the heart of India. He was a towering personality with a heart of gold and remained unwavering in his loyalty to his mentor and the father of the nation. Mahatma Gandhi, although the later preferred Pandit Jawaharlal Nehru to Patel to be the Congress president in 1946 and paved the way for him to become the country's first prime minister. But he obeyed Gandhiji. Though majority of the provincial Congress committees recommended his name, he obeyed Gandhiji and he himself proposed the name of Jawaharlal Nehru ji. Without any ill will, Patel withdrew his nomination from the race for the president post in favor of Pandit Nehru and the advice of Gandhiji. That was his commitment. The following statement exemplifies the greatness of Sardar Patel and his national fervor. Quote, "We both have been lifelong comrades in a common cause. The paramount interest of our country and our mutual love and regard, transcending such differences,
of outlook and temperaments has existed have held us together. Though Patel used to vehemently differ with Jawaharlal Nehru on many issues, but in the larger interest of the country, in the interest of the unity and integrity of the country, as country has just attained independence after so many years of colonial rule, he has worked, keeping aside his differences. He used to argue at the end of the day, agree to disagree, and then finally they used to work together. I am mentioning that only to highlight the great qualities of Patel: loyal to the leader, love for the motherland, unshakable commitment to the nationalism, and complete steadfastness in the completing the integration of diverse princely states with the Union of India without bothering about the post or position. He was a man of principles and character. His was a monumental contribution in shaping the destiny of modern India, and the country will remain ever grateful to him for ensuring its unity and integrity. Politics and service to the nation, it was a mission for him. But nowadays, many people, it's not mission. For some people, commission, and also they give remission, and also make many omissions also. This is what is happening in this country. At that time, it was simply a noble mission: serve the country, serve the people. So I would like to recall what Maulana Azad has stated on Patel. He made his choice, I quote, he made his choice out of the two courses that come before a man, namely, would he live for his country or for himself? Sardar chose his country. This is what Maulana Azad said. Praising the monumental contribution of Sardar Patel in unifying India, Pandit Nehruji has said, history will record it in many pages and call him the builder and consolidator of the new India. Gandhiji and Sardar Patel shared a unique relationship and at times differed on certain issues. He had the courage even to differ with Mahatma Gandhi also. But in fact, Gandhiji lauded him for remaining firm on his convictions and said, all honor to Sardar for holding fast to his convictions. In his address at the Banaras Hindu University, following Gandhiji's assassination, Patel said, I claim to be nothing more than an obedient soldier of him, like millions who obeyed his call. There was a time when everyone used to call me his blind follower, but both he and I knew that I followed him because of our convictions tallied. There are many interesting facets to Sardar's life. He was a successful lawyer, a people's leader, most dependable organizational man and administrator for excellence, humane, compassionate, and a course of nationalist above all. He has even changed his attire also and looking like a simple farmer of India, though he was a barrister. Because nothing is there in dress. Some people asked me after becoming vice president, Venkaya ji, now you have become vice president, what about dress? I said, no change of dress, only change of address. From Abdul Kalam to Maulana Azad Road, that's all. That is the only change. It's unfortunate that even after 70 years of attaining independence, various paciferous tendencies are raising their ugly heads and attempts are being made to threaten the unity and integrity of the country. No Indian should fall prey to this hideous design of vested interest and anti-Indian opponents in fomenting trouble and weakening the unity and integrity of the country. India's progress in various fields and its march as one of the major economies should not be allowed to be obstructed by anybody, and every Indian should strive to uphold and strengthen country's unity and integrity. We have different languages. We are a huge country. We have different traditions. But at the end of the day, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश विविधता में एकता भारत का विशेषता irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one nation. We are one people. We are one country. That is the message. That is the message we have to take from Sardar Patel's life. And some people nowadays also ridicule nationalism. They say, what is nationalism? Should we wear nationalism badge? No, nothing. Nothing is required to wear any badge also. But keep it in your heart. Do everything what is in the interest of the country. Do not obstruct the social harmony. Do not create divisions. Do not create dissensions among the people. Do not create hatred against others. And also try to work together. That is the need of the hour. And nationalism, what is nationalism? Friends, I would like to tell you what is nationalism. Nation means
Nation means not the geographical boundaries of India. Nation means all the people, irrespective of their caste and creed and sex and religion and region. 130 crore people, their welfare is the nationalism. You must always concern about. That's why Pandit Dindayal Upadhyaya, Mahatma Gandhi, all of them said, you must take care of the poorest of the poor, suppressed, depressed, oppressed people. They have to be given priority. Taking care of the last man in the queue, Antyodaya, uplifting the poorest of the poor. That should be our motto. I'm happy that the government is moving in that direction. But all of us should focus our attempts to see that the economic disparities are reduced. Poverty is eliminated. Illiteracy is totally ruled out from the country by making everybody, and then no discrimination on the basis of caste. Because as I see in politics, some people are trying to make shortcut methods. People who do not have character, caliber, capacity and conduct, they look to arouse caste feelings. And it's unfortunate, caste, 3 C's are dominating certain sections of the people. One is caste, another is community, and third one is cash. Caste, community. What is required is not the 3 C's. What is required is 4 C's. Character, caliber, capacity and conduct. That is required for the country. If you have that, the country will definitely move forward. And these tendencies, falciferous tendencies, separatist tendencies, एक विभाजनवादी तत्व देश के लिए अच्छा नहीं है. देश का एकता, अखंडता सबके लिए ये हमारा सबका ध्येय वही होना चाहिए. देश का पुराना इतिहास है. आदिकाल से, वेदकाल से, पुण्यकाल से, पुराण काल से पूर्वजों जिया और दिया, विरासत में हमको मिला भारतीयता. उसको कायम रखना चाहिए. उसको भारतीयता कहे, हिंदुत्व कहे और इंडियननेस कहे, वॉट एवर यू कॉल इट. But this is a nation with a great civilization. We have a great history. We have great traditions which were set by our forefathers. We should tell our youngsters, we should asking them to imbibe those qualities. And that's the way forward for the unity and integrity of the country. People are talking about freedom of expression. Yes, freedom of expression should be there. There has to be freedom. But at the same time, there has to be some rules and regulations. Suppose we all go out now from here. I always try to explain things in simple language. आप यहाँ से बाहर जाएंगे, कुछ लोग लेफ्ट जाना, कुछ लोग राइट जाना. नहीं, आप भी अपना गाड़ी निकालते, वो भी अपना गाड़ी निकालेंगे. कहेंगे हमारा फ्रीडम है. I have right to movement. I will go. And then you say that you also have a right to movement, and both of your vehicles will meet, and then finally they will meet there only. If you don't follow rules, simple. This is a regulation. Regulation should not be a strangulation in democracy. But at the same time, friends, there has to be some regulation. Disagreement, agreed. Dissent, agreed. But disintegration, not allowed at all. It has to be the determination of the people. Dissent, disagreement is part of democracy. It's part of Indian civilization. But disintegration is not acceptable at all. We should all hold that view and see to it our actions, individual actions, are in that direction or not. Parties' actions, whichever party it is, are they in that direction or not? Organizations' actions, are they in that direction or not? That should be the yardstick to assess a person or an organization, individual or a संस्था. इसलिए मित्रों, आज एक अच्छा अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है. भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नमन करने का एक अच्छा अवसर दिया है. ये नमन करने से, श्रद्धांजलि अर्पित करने से, पुष्पांजलि अर्पित करने से सरदार पटेल को कुछ मिलने वाला नहीं है, उनका परिवार को भी कुछ मिलने वाला नहीं है. और सरदार पटेल डायनास्टी के बारे में कभी ख्याल किया नहीं. उन्होंने अपना लड़का को भी, दया भाई को भी कहा, भाई जब तक मैं दिल्ली हूँ आप वहाँ जाइए. ये कहा, ऐसा उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है उन्होंने. लोग देख रहे हैं ना आजकल डायनास्टी लोकतंत्र में नेस्टी है, मगर कुछ लोगों के लिए टेस्टी है. तो क्या करें, ये हमारा वीकनेस है इस देश में. ये लोकतंत्र और डायनास्टी एक साथ नहीं चल सकते ना. लोकतंत्र है. At the end of it, everybody has to go to the people. People has to select and elect and then move forward. That's what our system is. He has set that standards. He never allowed his family members to come and occupy positions or encourage them or promote them. That's the specialty of that great leader. But unfortunately, what has happened in this country,
after the demise of Sardar Patel. And many people like that, even Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, even not only people from that side, Veerapandya Kattabomman, or V.O. Chidambaram Pillai, Subramanya Bharati, many of these great leaders, justice is not done to their memory. We should have really our history books, our public discourses should have been given prominent place for these great leaders also. Unfortunately, that has not happened. That's a great disservice to the cause of the nation. Patelji is not going to lose anything, but it's a loss to the nation. So we should remember those great people. The idea of नमन करना, स्मरण करना, क्यों नए पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए ये ऐसा कार्यक्रम करते हैं. मैं दिल्ली सिटीजन्स काउंसिल को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ. उन्होंने एक अच्छा काम का बीच में जो रुक गया उसका शुरुआत किया है. आगे भी ऐसी करती रहिए और ऐसा महानुभावों का जीवन के बारे में नया पीढ़ी को बताने से वो पीढ़ी भी लोग इन प्रेरणाओं से, इनका जीवन इतिहास से वो लोग भी प्रेरित होके अपना जीवन भी अच्छी तरफ देश के हित में, समाज के हित में वो लोग भी एक रास्ता, अच्छा रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ सकते हैं. ये मेरा ये है. इसलिए मित्रों, आज और एक बार मुझे इस अवसर पर आज यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब लोग अंत में एक प्रतिज्ञा, राष्ट्रीय एकता दिवस का शपथ, आज सुबह एकता दौड़ भी हुआ है जगह जगह पे. मैं सुबह सुबह यहाँ नेहरू म्यूज़ियम में कार्यक्रम में भाग लेके उसके पहले पटेल जी के स्टैचू पर जाके उसके बाद हरियाणा प्रदेश में जाके वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम में भाग लेके यहाँ आया हूँ. इसलिए हम सब लोग मिलकर खड़े होकर, और जो खड़े हो सकते हैं हम सब लोग होकर के शपथ लेंगे. मैं पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट करेंगे. जो नहीं खड़े हो सकते आप लोग बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों को भी बीच यहाँ ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा. मैं ये शपथ अपना देश के एकता की भावना से ले रहा हूँ, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका. मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ. जय हिंद.